दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, महाराष्ट्र इन सेकंड कॉन्सिक्यूटिव शुगर केन सीजन मेंटेन इट्स लीडिंग पोजीशन इन द शुगर प्रोडक्शन. व्हाट इज और आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, कौन से जिम्मेवार फैक्टर्स है जिसके वजह से महाराष्ट्र फिर से एक बार मतलब सेकंड कॉन्सिक्यूटिव शुगर केन सीजन यानी पिछले साल भी और ये साल भी महाराष्ट्र ने लीडिंग पोजीशन क्यों की? क्योंकि इसके पहले उत्तर प्रदेश जो था, उत्तर प्रदेश टॉप मोस्ट था, अभी महाराष्ट्र है. उसका रीजन क्या है ना? एक, हाई शुगर केन प्रोडक्टिविटी. 2, हाई शुगर केन अवेलेबिलिटी फ्रॉम अ ड्रॉप प्रोन रीजन ऑफ द स्टेट. और तीसरा है गुड मानसून. आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट. शुगर केन प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, साथ में जो ड्रॉप प्रोन एरिया था वहां से भी शुगर केन की अवेलेबिलिटी हो गई, यानी वहां पे अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई ऐसा लग रहा है. और साथ में जो है गुड मानसून, मानसून भी कॉन्सिक्यूटिवली पिछले साल से अच्छा हो रहा है. देखो हम यदि देखते हैं यहाँ पे कौन से शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, तो देखो टॉप मोस्ट है यूपी है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है ना, ये टॉप मोस्ट है. उसके बाद नंबर लगता है गुजरात, जैसे गुजरात, बिहार है ना, ये कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु ये लगता है नंबर. और आखिरी में फिर एमपी जो है, हरियाणा, पंजाब, इन इसका बाकी का ये जो है ये नॉन शुगर केन एरियाज है ना, ध्यान में रखो ये थोड़ा सा, ठीक है. न्यूज, स्वीट रिवोल्यूशन, महाराष्ट्र once again beats यूपी to emerge as largest शुगर प्रोड्यूसर. पोजीशन पिछले साल की यदि देखते हैं लास्ट सीजन की, तो महाराष्ट्र में केन क्रशिंग था 995.05 टन जो था, लाख टन्स क्रशिंग था शुगर केन का. और शुगर प्रोडक्शन था 100.50 लाख टन्स. यूपी का यदि देखें तो बस अगल बगल में दोनों, लेकिन कम हो गया है 901.44 केन क्रशिंग और 93.75 शुगर प्रोडक्शन. Second question, under the new monetization pipeline project NMP, which sector or sectors used infrastructure investment trust INVIT's model to achieve the targets in the financial year 2021-22. दोस्तों न्यू मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है, इसमें नए नए मॉडल्स आए हैं है ना, अपना इन्वेस्टमेंट और जो अट्रैक्ट करने के लिए. तो इसी वजह से ये थोड़ा सा ध्यान में रखो. ये एक मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल. तो ये कौन सा सेक्टर है जिन्होंने ये यूज किया है? 1, कोल एंड माइनिंग, 2, नेशनल हाईवेज और 3, पावर. आंसर इज सी, 2 and 3. 2 and 3 कोल एंड माइनिंग इन्होंने नहीं यूज किया, नेशनल हाईवेज और पावर सेक्टर ने इसको यूज किया. पर्टिकुलरली नेशनल हाईवेज में काफी यूज किया, लीडिंग था और पहला सेक्टर था ये. देखो क्या है न्यूज में, एसेट वर्थ ₹96,000 करोड़ मोनेटाइज्ड इन 2021-22 अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. टारगेट एक्चुअली था 88,000 करोड़. सीधा हमको दिख रहा है कि टोटल 8,000 करोड़ से बढ़ गया है. अब नए मॉडल्स इसमें आ गए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में. एक है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दूसरा है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITS, तीसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स. कौन से? टॉट है ये, टूल ऑपरेट ट्रांसफर, और ये रोड सेक्टर में यूज किया जाता है. और माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर MDO, ये जो है कोल सेक्टर में यूज किया जाता है. तो ये थोड़ा पढ़ लेना दोस्तों, कौन सा मॉडल कौन से सेक्टर में यूज किया जा रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. अब यदि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यदि देखिए तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा है ना. और ये छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, उनको आसानी से ये यूनिट्स परचेस करने के लिए सहूलियत देता है, फैसिलिटी देता है, और उसके आधार पर वो डिविडेंड और यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है. अब थोड़ा सा देख लेते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में. अगस्त 2021 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ये मिशन लॉन्च हुआ. टारगेट था ₹6 लाख करोड़
4 साल में, मतलब अप टू 2025 तक जो है उनको 6 लाख करोड़ का टारगेट दिया गया। कौन से एरिया कवर कर रहे हैं? इट्स है ना, अनलॉक द वैल्यू ऑफ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। कौन से प्रोजेक्ट्स? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, है ना, ग्रीन फील्ड नहीं, ब्राउन फील्ड, जहां पे फोकस रहा है रेवेन्यू जनरेशन का, नॉट ट्रांसफरिंग ऑफ एनी ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ रेवेन्यू राइट्स रहेंगे। रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर जनरेट करेगा और पब्लिक सेक्टर भी, मतलब गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं। मतलब एक तरफ से ये किराए से देने वाला फंडा हो गया, बराबर है। जनरेटेड फंड विल बी यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए यूज किया जाएगा। रोड, रेलवेज और पावर, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, 2/3 ऑफ द टोटल वैल्यू एसेट्स ऑफ टू बी मोनेटाइज्ड। हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते, पाई चार्ट देख सकते। यहां देखो, रोड में सबसे ज्यादा 27, उसके बाद आता है रेलवेज, है ना, रेलवेज आता है, उसके बाद आता है पावर ट्रांसमिशन 8%, उसके बाद पावर जनरेशन। ये भी थोड़ा लर्न कर लीजिए, हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, which of the following is or are the anti-tank guided missiles of India? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ATGM, इंडिया की कौन सी है भाई? 1 हेलिना, 2 अमोघा, 3 तोसान, 4 सामहो और 5 संत। कौन सा है देख लेते। आंसर इज बी, 1 2 4 5। 1 2 4 5 ये नहीं, तोसान ये किसकी है? तोसान भाई ये ईरान की है, ठीक है, राइट। और भी कौन सी है क्या? चलो देख लेते हैं। एक्चुअली और दूसरी यदि देखा जाए एंटी टैंक मिसाइल से, एक नाग है, DRDO's एंटी टैंक मिसाइल है, MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये भी है, और जास्मिन ये भी एक मिसाइल इंडिया के पास है। दोस्तों न्यूज में इसलिए है, हेलिना मिसाइल टेस्ट फायर्ड अगेन ऑन डे 2, दिस टाइम फ्रॉम अ नॉर्दर्न हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। हेलिना का मतलब होता है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। हेलिना का लॉन्ग फॉर्म हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, मैन्युफैक्चर्ड बाय हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक्चुअली इसका नाम अभी फिलहाल में है ध्रुवास्त्र, है ना, ध्रुवास्त्र ये नाम है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है, ऑल वेदर है, डे एंड नाइट है, कैपेबिलिटी है, कन्वेंशनल आर्मर है और साथ में एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, दोनों में से ये लेस है। एंगेज टारगेट जो है डायरेक्ट हिट और टॉप अटैक दोनों से। डायरेक्ट हिट इन द सेंस एक सपोज टू बी एक टारगेट है, टारगेट को जो है डायरेक्ट हिट करेगा, और टॉप इसमें ऐसा है कि मिसाइल लॉन्च होगा, ऊपर जाएगा भाई और नीचे टॉप ऐसा आ जाएगा, ठीक है, टॉप अटैक। फोर्थ क्वेश्चन, मैच द पेयर्स केमिकल एजेंट और कैटेगरी। क्लोरीन A, B सल्फर मस्टर्ड, C हाइड्रोजन साइनाइड और D टबून। यहां पे नर्व एजेंट, ब्लड एजेंट, ब्लिस्टर एजेंट और चोकिंग एजेंट। आंसर देख लेते दोस्तों। आंसर इज ए का मतलब 4, क्लोरीन इज अ चोकिंग एजेंट। बी का मतलब 3, सल्फर मस्टर्ड इज अ ब्लिस्टर एजेंट। सी का मतलब 2, हाइड्रोजन साइनाइड इज अ ब्लड एजेंट, और टबून इज अ नर्व एजेंट। टबून कौन सा है? नर्व एजेंट। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि यूक्रेन प्रोब क्लेम पॉइजनस सब्सटेंस ड्रॉप्ड इन मैरियोपोल। वेस्टर्न ऑफिशियल्स जो है 12 अप्रैल 2022 को वार्न कर दिया गया है कि रशिया भाई लोचा कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है। इसके लिए प्रोब बिठा दिया है। यूक्रेन ने क्लेम किया है कि भाई केमिकल वेपन इसने यूज किया है। अब इसमें प्रोबिंग चल रही है। अब अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW, इनका डेफिनेशन क्या है केमिकल वेपन के बारे में? यानी कोई भी केमिकल, देखो वर्ड है एनी केमिकल, कुछ भी केमिकल रहे, विच
थ्रू इट्स केमिकल एक्शन ऑन अ लाइफ प्रोसेस, यानी उसका कुछ केमिकल लोचा हो गया हमारे ह्यूमन लाइफ पर, तो या फिर जो भी लाइफ है ना, लिविंग थिंग है, उससे डेथ, टेम्पररी इनकैपेसिटेशन और परमानेंट हार्म, ये कुछ भी रह सकता है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल वेपन। और इसी ब्रॉड डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखते हैं तो क्लोरीन एक्चुअली जो है एक्चुअली नहीं है ना, लेकिन नॉन कंट्रोल्ड यूज कर दिया गया है तो ये केमिकल वेपन बन जाता है। केमिकल वेपन्स प्रोडक्शन, यूज एंड स्टॉक पाइलिंग इज बैन अंडर द केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 और रशिया भी इसकी सिग्नेटरी है भाई। अब यदि हम देखते हैं केमिकल वेपन्स के बारे में दोस्तों, तो देखो टाइप्स ऑफ केमिकल एजेंट्स हमने अभी देखा, चोकिंग एजेंट्स देखा, कौन सा आता है, क्लोरीन, क्लोरो, पिक्रीन, डाइप्सोजीन, फॉस्जीन। यहाँ पे ब्लिस्टर एजेंट सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, लेवसाइट, फॉस्जीन, ऑक्समाइन। और ब्लड एजेंट है हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोजेन क्लोराइड और आसाइन। और यहाँ पे नौ एजेंट टाबून, सारिन, सोमान, साइक्लोसारिन और वीएक्स। और राइट कंट्रोल एजेंट जो है टीयर गैस और पेपर स्प्रे, ये सब है। ये क्लासिफिकेशन किया है, किसने क्लासिफिकेशन किया है, OPCW इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना।